Hello friends, I am Neha Jain. On behalf of University of Technology, today we are going to discuss multiple choice questions of fundamental of computer. As we have already discussed about the syllabus of fundamentals of computer, today I will give you an overview that what type of questions can come in your question paper. So let's start. Let's move to the question number 1. So question number 1 is, which of the following is not a bitwise operator? So if you have studied bitwise operator, क्योंकि जब आप इस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करेंगे तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर क्योंकि बहुत वास्ट सिलेबस है तो आपको बिटवाइज ऑपरेटर भी पढ़ना है कि क्या होता है। देखिए बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी और डी में से ऑप्शन है सी, क्योंकि डॉट एक बिटवाइज ऑपरेटर नहीं होता है। और साइन, मॉड्यूलस साइन, ये सब बिटवाइज ऑपरेटर होते हैं। बिटवाइज ऑपरेटर होते क्या है? बिटवाइज ऑपरेटर डेटा को मैनिपुलेट करने के काम आते हैं बिट लेवल पे। इसको बिट लेवल प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। जो बिटवाइज ऑपरेटर है ये क्या करते हैं कि एक या एक से ज्यादा बिट पैटर्न्स होते हैं, या फिर आप बाइनरी न्यूमरल कह लीजिए, इंडिविजुअल बिट पे उस पे वर्क करते हैं। बहुत सारे न्यूमेरिकल कंप्यूटेशंस को कैलकुलेशन प्रोसेस को फास्टर करने के काम आते हैं। और जो बिटवाइज ऑपरेटर हैं वो कौन कौन से होते हैं? बिटवाइज एंड ऑपरेटर होता है, बिटवाइज और ऑपरेटर जैसा कि आप ऑप्शन ए में देख सकते हैं, बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर होता है जो आप ऑप्शन बी में देख सकते हैं, बिटवाइज वंस कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर होता है, लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर होता है जो आप डी में देख सकते हैं ऑप्शन, और राइट शिफ्ट ऑपरेटर होता है। तो बिटवाइज जो ऑपरेटर होते हैं उनको आप डायरेक्टली प्रिमिटिव डेटा टाइप जैसे कि फ्लोट, डबल, क्योंकि थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग आपको आती होगी तो आपको पता भी होगा कि फ्लोट और डबल प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं, इन पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। और एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो सबसे ज्यादा इंटीजर डेटा टाइप के साथ यूज किए जाते हैं कंपैटिबिलिटी इश्यू की वजह से, बिकॉज दे आर वेरी मच कंपैटिबल विद द इंटीजर डेटा टाइप। अब जो बिटवाइज लॉजिकल ऑपरेटर्स होते हैं वो डेटा पे बिट बाय बिट वर्क करते हैं। लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट से होते हुए एलएसबी जिसको हम कहते हैं राइट, जो कि राइट मोस्ट बिट होती है, ये एमएसबी की तरफ जाते हैं, विच इज मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जिसे हम लेफ्ट मोस्ट बिट भी कहते हैं। तो ये तो थी बिटवाइज ऑपरेटर की बात, और इसमें उत्तर है डॉट कि सभी ऑपरेटर सिर्फ डॉट के अलावा बिटवाइज ऑपरेटर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है द साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन ऑफ -1 इज। देखिए जब आप कन्वर्जेशन पढ़ेंगे कि हम नंबर स्कीम्स पढ़ेंगे कि हम नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करते हैं एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में, तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि साइन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंटेशन क्या होती है। इसका उत्तर तो है डी 1001। कैसे है वो मैं आपको ये बताती हूँ। सबसे पहले हमें जानते हैं कि साइन मैग्नीट्यूड होता क्या है। देखिए जो साइन मैग्नीट्यूड बाइनरी फॉर्मेट होता है वो सिंपलेस्ट कंसेप्चुअल फॉर्मेट है। इसके अंदर साइन नंबर्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होती है एमएसडी, वो एक अलग ही एक एक्स्ट्रा मीनिंग लेती है कि अगर एमएसडी 0 है तो हम नंबर को जैसे कोई नॉर्मल अनसाइंड इंटीजर को कैलकुलेट करते हैं वैसे ही हम उसे इवेलुएट कर सकते हैं, और हम नंबर को पॉजिटिव की तरह भी ट्रीट करते हैं। अगर एमएसडी 1 है तो इसका ये मतलब है कि जो नंबर है वो नेगेटिव है, और जो अदर बिट्स होंगी इनके अलावा वो इंडिकेट करेगी एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द नंबर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर। कुछ साइन डेसिमल नंबर्स और उनके इक्विवेलेंट एसएम नोटेशंस की हम बात करें, देखिए जैसे मान लीजिए +6 है तो हो सकता है 0110, -6 है तो हो सकता है 1110, -7 है तो 4 टाइम्स 1 हो सकता है 1111, +7 है तो 0111 हो सकता है। तो ये कुछ बात थी। तो देखिए ये तो क्लियर है कि अगर वर्ड साइज n बिट्स होगा तो रेंज ऑफ नंबर को हम 2 टू द पावर n -1 से लेके -1 से लेके पॉजिटिव के नेगेटिव की बात कर रही थी मैं, पॉजिटिव के 2 टू द पावर n -1 से लेके -1 तक जा सकते हैं।
तो इसमें एडिशन भी हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक नंबर को एक कंप्यूटर के अंदर कुछ कैलकुलेशन के लिए रखा गया है, तो जो वो बेसिक, बहुत ही ज्यादा बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन होता है वो है अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो इसीलिए हम कंप्यूटर को एक एडर भी बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर? देखिए, जब भी हम कंप्यूटर की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो ये प्रश्न हमारे सामने सबसे पहले आता है कि भाई कंप्यूटर को बनाया किसने, किसने आइडिया इजाद किया। ये प्रश्न का उत्तर बहुत आसान है कि ऑप्शन डी, चार्ल्स बेबेज। जेम्स गोसलिंग ने तो जावा की थी, आप लोगों को पता होगा। डेनिस रिची ने सी बनाई थी, बजार्ने स्ट्रिप ने सी प्लस प्लस का इजाद किया था। तो चार्ल्स बेबेज थे जिन्होंने कंप्यूटर का किया था। तो चार्ल्स बेबेज ना होते तो जेम्स गोसलिंग, डेनिस रिची, बजार्ने स्ट्रिप की बात ही नहीं करते हम। तो चार्ल्स बेबेज इज द फादर ऑफ कंप्यूटर। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एब्रिविएशन ऑफ कंप्यूटर? जी हाँ, अगर आप बोलें कि वैसे एब्रिविएशन कहना गलत होगा, दिस इज एन एक्रोनेम, COMPUTER। कंप्यूटर क्या है? क्या ये कॉमनली ऑक्यूपाइड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है? क्या ये कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एनवायरमेंटल रिसर्च है? क्या ये कॉमनली ओरिएंटेड मशीन्स यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है? या फिर ये कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है? थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आप याद रखिएगा कि इसका आंसर होगा कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। यानी कि इसका उत्तर होगा डी, कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज्ड इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अब जब देखिए कंप्यूटर की बात आ ही गई है कि इसका एक्रोनिम क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो हम समझ लेते हैं कि जो वर्ड कंप्यूटर है ना, जो कॉमनली ऑपरेटेड मशीन यूज इन टेक्निकल एंड एजुकेशनल रिसर्च है, इसकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री जान लेते हैं कि जो फर्स्ट काउंटिंग डिवाइस थी, जो प्रिमिटिव पीपल यूज करते थे, वो स्टिक्स यूज करते थे, स्टोन्स, बोन्स, काउंटिंग टूल्स की तरह यूज करते थे। तो जैसे जैसे ह्यूमन का माइंड और टेक्नोलॉजी इंप्रूव होता गया, तो ज्यादा कंप्यूटिंग डिवाइसेस का डेवलपमेंट होता गया। जैसे कुछ पॉपुलर कंप्यूटिंग डिवाइसेस को अगर हम बात करें तो अबैकस थी, नेपियर्स बोन्स था। अबैकस तो आप सभी लोग जानते हैं कि जो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर शुरू ही बर्थ ऑफ अबैकस से होती है, जिसको कहा जाता है कि दिस वाज द फर्स्ट कंप्यूटर। ऐसा भी कहा जाता है कि चाइनीज ने सबसे पहले अबैकस बनाया था कोई 4000 साल पहले। होता क्या है, आप सभी लोग अबैकस से वाकिफ होंगे कि एक वुडन रैक होती है जिसके अंदर कुछ मेटल रॉड्स होती हैं, जिनके अंदर कुछ बीड्स माउंट की जाती हैं। तो बीड्स को हम घुमाते हैं अबैकस पे कुछ रूल्स या कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन के बेसिस पे। मींस अगर उसमें अबैकस में बीड्स को घुमाने के कुछ रूल्स होते हैं ताकि आप कोई भी अर्थमेटिक कैलकुलेशन परफॉर्म कर सके। कुछ कंट्रीज में आज भी अबैकस बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। चाइना की बात कर लीजिए, रशिया, जापान, और हमारे यहाँ पे भी आपको पता है कि बच्चे आजकल मैथमेटिक्स को बेटर बढ़ाने के लिए अबैकस की क्लासेस लेते हैं। बात करें नेपियर्स बोन्स की, तो एक मैनुअली ऑपरेटेड कैलकुलेटर डिवाइस है जिसका इन्वेंशन जॉन नेपियर ने अराउंड 1617 कुछ ऐसे 1500 से 1600 के बीच में किया था। तो ये भी एक कैलकुलेटिंग टूल है जो 9 डिफरेंट आइवरी स्ट्रिप्स या आप मान लीजिए बोन्स को, जिनके ऊपर नंबर्स लिखे हुए हैं, मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए यूज करता है। तो इस टूल का नाम था नेपियर्स बोन्स। ये वो फर्स्ट मशीन है जो डेसिमल पॉइंट्स का यूज करती थी। जब भी आप नेपियर्स बोन की इमेज देखना चाहें, आप गूगल कर लीजिए कि नेपियर्स बोन्स क्या होता है, आपको उसके बारे में और जानकारी मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे पास्कलाइन की, कि पास्कलाइन भी एक अर्थमेटिक मशीन या फिर आप कह लीजिए एडिंग मशीन है, जिसको कुछ 1600 में बनाया गया था, 1642 अराउंड बनाया गया था। कोई फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, ब्लेज पास्कल आई थिंक, या बायस पास्कल थे, मुझे उनका लास्ट नेम याद रहता है, पास्कल। सो ऐसा कहा जाता है कि ये फर्स्ट मैकेनिकल और ऑटोमेटिक कैलकुलेटर है। पास्कल ने इस मशीन का इन्वेंट इसलिए किया था ताकि वो अपने पापा की मदद कर सके, अपने फादर की, जो कि एक टैक्स अकाउंटेंट थे।
तो ये सिर्फ हालांकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकती थी। होता क्या था कि एक वुडन बॉक्स होता था जिसमें कुछ गियर्स और व्हील्स लगे होते थे। तो जैसे जैसे एक व्हील को रोटेट करते थे एक रेवोल्यूशन में, तो नेबरिंग व्हील भी रोटेट होता था। तो वहां पे कुछ सीरीज ऑफ विंडोज दी हुई थी टॉप ऑफ द व्हील्स पे, ताकि हम टोटल्स को रीड कर सकें। ये तो थी पास्ट लाइन। उसके बाद स्टेप्ड रेकॉर्ड या लेबनीज व्हील बोल लीजिए, वो आया। फिर डिफरेंस इंजन आया, फिर एनालिटिकल इंजन आया, फिर टैबुलेटिंग मशीन, डिफरेंशियल एनालाइजर, मार्क वंस आए। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में हम बात करें तो फर्स्ट जनरेशन क्या होती, क्या है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एक स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट होता है कि कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी में समय के साथ जब कुछ सुधार आता है, कुछ इम्प्रूवमेंट आता है, तो उसको हम कहते हैं कि भाई ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। देखिए 1940s के अराउंड इलेक्ट्रॉनिक पाथवेज को हम सर्किट्स बोलते थे, जो कि काउंटिंग के लिए यूज किए जाते थे। उसके बाद गियर्स आए और कुछ और मैकेनिकल पार्ट्स है। इसके बाद हर जनरेशन के साथ साथ सर्किट जो है वो छोटा होता गया और बहुत एडवांस्ड होता गया। सो ये जो मिनिचराइजेशन था, जो छोटापन था, छोटा छोटा करते जाना, इससे स्पीड बढ़ी, मेमोरी बढ़ी और पावर बढ़ी कंप्यूटर्स। देखिए आज तक 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। फर्स्ट जनरेशन में तो क्या था, अराउंड 40s 50s के अराउंड आए थे। ये बहुत स्लो, एक्सपेंसिव और ह्यूज कंप्यूटर हुआ करते थे। इन कंप्यूटरों में क्या था, वैक्यूम ट्यूब यूज की जाती थी सीपीयू और मेमोरी के लिए। ये कंप्यूटर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम या पंच कार्ड्स पे वर्क करते थे, जहां पे मैग्नेटिक टेप को और पेपर टेप को एज एन इनपुट और आउटपुट डिवाइस यूज किया जाता था। कुछ जो फेमस कंप्यूटर है इस जनरेशन के, वो हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, यूनिवर्सी यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, आईबीएम का 701, आईबीएम 650। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स की हम बात करें तो जो सेकेंड जनरेशन थी वो अराउंड 1960s आई थी। यहाँ पे ट्रांजिस्टर कंप्यूटर की एरा थी। ये इसको कहा जाता है ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स की एरा। तो ये जो कंप्यूटर थे ये ट्रांजिस्टर्स यूज करते थे, बहुत चीप होते थे, सस्ते होते थे, कॉम्पैक्ट होते थे और पावर भी बहुत कम कंज्यूम करते थे। सो इससे ट्रांजिस्टर की वजह से जो ट्रांजिस्टर कंप्यूटर्स थे बहुत ही फास्ट हो गए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की तुलना में। अब देखिए इस जनरेशन के अंदर जो मैग्नेटिक कोर्स थे वो एज ए प्राइमरी मेमोरी और मैग्नेटिक डिस्क एंड टेप को सेकेंडरी स्टोरेज की तरह यूज किया जाता था। असेंबली लैंग्वेज की बात कर लीजिए या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात कर लीजिए, जैसे कि कोबोल हो गई, फोर्ट्रान हो गई। अगर आप बात करें बैच प्रोसेसिंग की, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सभी इन कंप्यूटर्स में यूज किए जाते थे। अगर आप बात करते हैं कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कौन से थे, तो आईबीएम 1620, सीडीसी 1604, यूनिवैक 1108, ये सब सेकंड जनरेशन कंप्यूटर के पार्ट हैं। अगर हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की, तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के अंदर आईसीज होती थी, जिसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स बोलते हैं। इसमें ट्रांजिस्टर्स की जगह आईसीज यूज की जाती थी। तो एक सिंगल आईसी के अंदर आपको बहुत सारे ट्रांजिस्टर मिलते थे, जिससे कि एक कंप्यूटर की पावर तो इंक्रीज होती ही थी, साथ ही साथ कॉस्ट भी रिड्यूस होती थी। ये कंप्यूटर बहुत ही रिलायबल, एफिशिएंट और स्मॉलर इन साइज थे। तो ये जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ने जो है रिमोट प्रोसेसिंग की बात कीजिए, मल्टी प्रोग्रामिंग की, टाइम शेयरिंग की, इन सब का यूज किया। और साथ ही साथ जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल, एल्गोल, ये इस जनरेशन में यूज की जाती थी। आप बात करें कि भाई कौन कौन से कंप्यूटर इस जनरेशन के थे, तो टीडीसी 316, हनीवेल 6000 सीरीज, आईबीएम 360 सीरीज, ये सब इसके पार्ट थे। काफी और कंप्यूटर्स भी थे, मुझे फिलहाल इन्हीं के नाम याद है। आई थिंक पर्सनल डेटा प्रोसेसर्स भी इसी के पार्ट थे। अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो जो फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर थे अराउंड 1970s 80s आए थे। ये बहुत ज्यादा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे। एक चिप के अंदर इसमें मिलियन ऑफ ट्रांजिस्टर्स और अदर सर्किट एलिमेंट्स होते थे। इस इन चिप्स की वजह से कंप्यूटर बहुत ज्यादा छोटे, मतलब कॉम्पैक्ट
पावरफुल, फास्ट और अफोर्डेबल हो गए थे। इन जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स ने रियल टाइम, टाइम शेयरिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर लीजिए, इनका यूज किया। तभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी आ गई C++ की तरह। बात करें कि कौन कौन से इस कंप्यूटर्स इस जनरेशन में थे, तो जहां तक मुझे याद है स्टार 1000, PDP-11, DEC-10, ये सारे कंप्यूटर्स, और भी बहुत थे, फिलहाल मुझे यही नाम याद है। ये सारे कंप्यूटर इस जनरेशन के पार्ट थे। अब हम बात करेंगे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स की। तो फिफ्थ जनरेशन जो कम आज भी चल रहे हैं, कम से कम 80 के दशक से चालू हैं, 1980 से, ये तो इसमें VLSI टेक्नोलॉजी थी, जिसने अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, जो VLSI टेक्नोलॉजी थी उसको अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन ने रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर चिप थी, उसमें 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हुआ करते थे। यहाँ पे पैरेलल प्रोसेसिंग थी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थी, C++, जावा, .NET आदि लैंग्वेजेस थी। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर की बात करते हैं तो जो भी आज हैं वो सब फिफ्थ जनरेशन है। डेस्कटॉप हो, लैपटॉप हो, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, नोटबुक, कोई भी बात कर लीजिए, ये सब बात आप फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की ही करेंगे। अब क्योंकि हमारे से एब्रीविएशन पूछी थी कंप्यूटर की, तो मैंने सोचा आपका थोड़ा रिवीजन हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको जनरेशंस भी बता दी। आगे हम हमारे पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो कहता है which of the following language does the computer understand? देखिए, ये चर्चा हम बहुत बार कर चुके हैं कि कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है। उत्तर आपको देना है, ऑप्शंस पढ़िए। पहला है कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली C लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली असेंबली लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बाइनरी लैंग्वेज, कंप्यूटर अंडरस्टैंड्स ओनली बेसिक। ठीक है, उत्तर तो आप सभी को पता होगा कि है उत्तर C, कि जो है कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज समझता है। हम बहुत बार इस बारे में बात कर चुके हैं कि बाइनरी लैंग्वेज क्या होती है। देखिए, कोडिंग के अंदर जब नंबर, लेटर और वर्ड्स हैं, उनको एक सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये नंबर, लेटर और वर्ड को एनकोड किया जाएगा। तो जो ग्रुप ऑफ सिंबल्स होते हैं वो कोड होते हैं, और जो डिजिटल डेटा रिप्रेजेंट होता है, स्टोर होता है, ट्रांसमिट होता है, वो ग्रुप ऑफ बाइनरी बिट्स में होता है। तो ये जो बाइनरी बिट्स का ग्रुप होता है ना, इसी को बाइनरी कोड कहते हैं। सो बाइनरी कोड है, ये नंबर या फिर अल्फा न्यूमेरिक लेटर्स से रिप्रेजेंट होता है। तो बाइनरी भाषा 0-1 ही कंप्यूटर समझता है। तो बाइनरी कोड क्यों? बाइनरी कोड देखिए कंप्यूटर एप्लीकेशंस के लिए तो सूटेबल है ही, डिजिटल कम्युनिकेशन के लिए सूटेबल है, इम्प्लीमेंटेशन बहुत हो जाता है, इजी हो जाता है, क्योंकि 0 और 1 यूज कर किया जाता है। बहुत टाइप के बाइनरी कोड्स हैं, हम बहुत टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। वेटेड कोड्स हैं, नॉन वेटेड कोड्स हैं, बाइनरी कोडेड डेसिमल है, अल्फा न्यूमेरिक है, एरर डिटेक्टिंग है, एरर करेक्टिंग है। अगर वेटेड कोड्स की आप बात करते हैं तो वेटेड बाइनरी कोड वो बाइनरी कोड्स होते हैं जिनमें एक पोजीशनल वैल्यू प्रिंसिपल, पोजीशनल वेट प्रिंसिपल होता है। हर पोजीशन एक नंबर की एक स्पेसिफिक वेट रिप्रेजेंट करती है। तो बहुत सारे कोडिंग सिस्टम को यूज करते हैं हम एक 0 से 9 के डेसिमल डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए, बिकॉज इन दिस ईच डेसिमल डिजिट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। नॉन वेटेड की अगर हम बात करें तो इस टाइप के बाइनरी कोड के अंदर कोई भी पोजीशनल वैल्यू नहीं दी जा सकती। अगर आप नॉन वेटेड कोड्स के एग्जांपल की बात करते हैं तो XS3 कोड या ग्रे कोड, ये कुछ उदाहरण है नॉन वेटेड कोड्स के। आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रश्न 6 की तरफ। Which of the following computer language is written in binary codes only? देखिए पास्कल, सी हैश, जिसे सी शार्प भी कहते हैं, ये तो नहीं है, क्योंकि बाइनरी कोड तो मशीन लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। तो उत्तर तो हुआ इसका मशीन लैंग्वेज। देखिए, मशीन लैंग्वेज की हम काफी चर्चा पहले भी कर चुके हैं। थोड़ा सा और रिवाइज करने के लिए मैं बता दूं कि मशीन लैंग्वेज बाइनरी कोड्स में ही लिखी जाती है। आप मशीन लैंग्वेज को मशीन कोड कह लीजिए, मशीन लैंग्वेज कह लीजिए, ऑब्जेक्ट कोड कह लीजिए, होता ये कलेक्शन बाइनरी डिजिट या बिट्स का ही है, क्योंकि इसको ही कंप्यूटर रीड करता है और इंटरप्रेट करता है। तो मशीन लैंग्वेज ही एक ओनली लैंग्वेज है कंप्यूटर जो कि समझता है।
So machine language is the only language which a computer is capable of understanding. देखिए जो एग्जैक्ट मशीन लैंग्वेज है वो काफी हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे डिफर करती है, क्योंकि एक जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डिक्टेट करता है कि एक कंपाइलर है वो कैसे एक प्रोग्राम लिखेगा और क्या मशीन लैंग्वेज एक्शन होगा उसमें। तो कंप्यूटर प्रोग्राम जो कि एक से ज्यादा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे गए हैं, C++, जावा, बेसिक, कंप्यूटर तो उनको डायरेक्टली नहीं समझ सकता ना उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, तो इसीलिए हमको उनको कंपाइल करना पड़ता है। एक बार एक प्रोग्राम कंपाइल हो जाए तो कंप्यूटर उसे समझ सकता है, क्योंकि जो कंप्यूटर का प्रोग्राम है वो अब मशीन लैंग्वेज में बदल चुका है। अगर आप बात करें कि मशीन लैंग्वेज के एग्जाम्पल क्या होते हैं, तो आप इसके बारे में थोड़ा और पढ़िए जो भी रेफर्ड बुक्स हैं उनसे। मशीन लैंग्वेज क्योंकि एक लो लैंग्वेज होती है, क्योंकि वो बाइनरी नंबर या बिट्स से बनी होती है। पहले भी बताया मशीन कोड या आप ऑब्जेक्ट कोड कह लीजिए, बिकॉज इट इज द ओनली लैंग्वेज जो कि कंप्यूटर समझता है। अब हर डिफरेंट टाइप के मशीन कोड डिफरेंट प्रोसेसर आर्किटेक्चर पे यूज होते हैं। हालांकि मशीन कोड में 1s और 0 ही होते हैं, पर अगर मान लीजिए इंटेल x86 प्रोसेसर है, उसमें 6 का आर्किटेक्चर है, कोई पावर पीसी है उसमें कुछ और कोडिंग, कोई रिस्क आर्किटेक्चर है, तो ये सब बात की हमने मशीन लैंग्वेज की। अब देखिए क्या यूज होते हैं मशीन लैंग्वेज के, क्योंकि लो लेवल लैंग्वेज है तो मशीन अंडरस्टैंड करती है, लेकिन ह्यूमंस को डिसाइफर करना पड़ता है असेंबलर को यूज करके। अब इसमें कंपाइलर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जो कंपाइलर है वही तो ह्यूमन लैंग्वेज को कंप्यूटर में कन्वर्ट करता है, और असेंबली लैंग्वेज पूरी की पूरी मशीन लैंग्वेज के लिए डेडिकेटेड होती है। देखिए मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज ना एक नहीं है, कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि अरे मशीन और असेंबली, नहीं। मशीन एक लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें बाइनरी नंबर्स होते हैं। असेंबली लैंग्वेज एक ह्यूमन जैसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर्स नहीं समझ सकते। मशीन लैंग्वेज के अंदर 0 1 होते हैं, और असेंबली में कुछ निमोनिक्स होते हैं जैसे मूव, ऐड, सब एंड एस। मशीन लैंग्वेज में एरर फिक्सिंग जैसी कोई चीज नहीं होती, कोई मॉडिफिकेशन नहीं होता, असेंबली लैंग्वेज में होता है। मशीन लैंग्वेज प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट होती है, असेंबली लैंग्वेज इंग्लिश की तरह होती है, तो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। मशीन लैंग्वेज को लर्न करना पॉसिबल नहीं है, मेमोराइज करना बड़ा डिफिकल्ट है। असेंबली लैंग्वेज इज वेरी वेरी इजी टू मेमोराइज। तो ये बात थी मशीन लैंग्वेज। और अब देखिए मशीन लैंग्वेज क्योंकि हार्डवेयर डिपेंडेंट भी होती है, और असेंबली लैंग्वेज तो पोर्टेबल नहीं होती, तो ये भी मशीन डिपेंडेंट होती है, बट इसको आप मॉडिफाई कर सकते हैं, मशीन लैंग्वेज को आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर। देखिए भाई इसका उत्तर सभी को पता होना चाहिए। सभी पेन ड्राइव खरीदने जाते हैं, बोलते हैं इतने जीबी की चाहिए, इतने एमबी की चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, स्टोरेज स्पेस हमारा इतना रह गया, रैम बढ़वा लो, हार्ड डिस्क करवा लो, ये करवा लो। तो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है डेटा की वो तो है बिट। अब क्या होती है बिट, क्या होता है केबी मतलब किलोबाइट, क्या होता है बाइट, क्या होता है निबल। देखिए एक डिजिटल स्टोरेज यूनिट होती है ना, उसमें डेटा और इंफॉर्मेशन को मेजर किया जाता है कि कितना ये स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे डिवाइसेस, जैसे कि एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव। अगर आप स्टोरेज यूनिट की बात करते हैं तो आपने सुना होगा, जो भी कंप्यूटर के मोबाइल के जानकार है, बाइट्स की बात करते हुए, गीगाबाइट्स की, मेगाबाइट्स की बात करते हुए, तो है क्या ये, योटाबाइट भी होती है, पता है, वाईबी भी होती है। बिट से लेके योटाबाइट, गीगानेटिक योटाबाइट तक चलता है। तो बिट क्या होती है, बिट होती है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर, इसको कहते हैं बाइनरी डिजिट। एक जो बिट होती है ना उसकी एक सिंगल बाइनरी वैल्यू होती है, कह लीजिए 0 या 1। तो मोस्ट कंप्यूटर सिस्टम में 8 बिट्स होती है जो कि मिलके एक बाइट बनाती है। तो जो वैल्यू ऑफ बिट होती है ना, या तो वो एक इलेक्ट्रिक चार्ज के डेजिग्नेटेड लेवल से ऊपर होती है या नीचे नीचे होती है। अब हम बात करें निबल की, 4 बिट का समूह को निबल कहते हैं, मतलब एक हाफ बाइट कह लीजिए, क्योंकि एक बाइट होती है 8 बिट का समूह, तो निबल क्योंकि बाइट का आधा होता है तो हो गया 4 बिट का समूह, तो निबल वो होता है। अब हम बाइट की बात करें तो बाइट जो है
जनरली एक 8 बाइनरी डिजिट लॉन्ग होती है, तो एक कैरेक्टर, एक लेटर, एक नंबर रिप्रेजेंट करने के काम आती है। बाइट एक स्ट्रिंग ऑफ बिट्स को भी होल्ड कर सकती है। कुछ कंप्यूटर सिस्टम में 4 बाइट का मतलब एक वर्ड होता है। बाइट को आप बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो बिट होती है ना वो स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, और बाइट होती है ना वो बड़े बी से। ऑक्टेट की बात करेंगे तो कुछ सिस्टम में ऑक्टेट को यूज करते हैं, ऑक्टेट भी एक 8 बिट का होता है। तो बाइट कह लीजिए, ऑक्टेट कह लीजिए, एक ही बात है। किलो बाइट जो होती है वो अप्रोक्सीमेटली 1000 बाइट्स होती है, मतलब 1024 होती है मेगाबाइट्स। गीगाबाइट की बात कर लीजिए तो गीगाबाइट का मतलब होता है कि कंप्यूटर के पास 1024 मेगाबाइट्स है। टेराबाइट 1024 गीगाबाइट्स होती है। एक पेटाबाइट के अंदर 1024 टेराबाइट्स होती हैं। ऐसी एक्साबाइट, जेटाबाइट, योटाबाइट। सो ये काफी टाइप के बाइट्स होते हैं, क्योंकि एक योटाबाइट के अंदर 1024 जेटाबाइट्स होते हैं। अब चलिए हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, जो है प्रश्न 8। Which of the following unit is responsible for converting the data received from the user into a computer understandable format? Output unit, input unit, memory unit, arithmetic and logic unit. देखिए इसका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। इनपुट यूनिट ही हमें जो डेटा रिसीव होता है, जो कि डेटा इनपुट ही किया जाता है यूजर से, उसको कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में तो इनपुट यूनिट ही कन्वर्ट करेगी, क्योंकि वही डेटा रिसीव करती है। तो क्योंकि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसर ही तो है। करता क्या है, ये रॉ इंफॉर्मेशन जिसको डेटा कह लीजिए वो लेता है एक एंड से, स्टोर करता है जब तक वो डेटा पे वर्क ना कर पाए, च्यू क्रंच कह लीजिए उसको, बिट करता है, और रिजल्ट को स्पिट आउट करता है। सो ये जो सारे प्रोसेसेस है ना, इनके नेम है। इनपुट इंफॉर्मेशन को लेना, टेकिंग एन इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड इनपुट। इंफॉर्मेशन को स्टोर करना मेमोरी। च्यूइंग ऑफ इंफॉर्मेशन कह लीजिए प्रोसेसिंग, और स्पिटिंग आउट रिजल्ट को कह लीजिए आप आउटपुट। अब मान लीजिए कंप्यूटर एक आदमी होता, एक पर्सन होता। अब मान लीजिए कोई आपका दोस्त है, बहुत अच्छा है मैथमेटिक्स में, कि हर कोई उसको अपनी मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बताता है और उससे सोल्यूशन लेता है। तो हर मॉर्निंग वो अपने घर के लेटर बॉक्स पे जाती है, लेटर मिलता है, एक न्यू मैथ प्रॉब्लम्स का फाइल आता है, और वो उनके ऊपर वर्क करती है, सॉल्व करती है। तो क्या कर रहा है, वो जो फाइल आ रहा है वो इनपुट है, वो उसका दिमाग है, जो प्रोसेसर है जो उस पर वर्क कर रहा है, और जो वो वापस आंसर्स लिखकर भेज रही है वाया लेटर, वो उसका आउटपुट है। तो इनपुट, मेमोरी, प्रोसेसिंग, आउटपुट, ये सारे एक कैलकुलेशन जो एक कंप्यूटर वर्क करता है उसके पार्ट है। इसी तरीके से अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, which of the following is not a type of computer code? कि इनमें से कंप्यूटर कोड कौन सा नहीं है? तो देखिए BCD है, ASCII है, ASCII, EBCDIC है, AEDIC नहीं है। कोई भी EDIC नाम की कोडिंग स्कीम हमारे पास नहीं है। देखिए बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर क्या होता है? ये एक नंबर सिस्टम है जो कि इसके अंदर नंबर को डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हर डेसिमल डिजिट है उसको 4 बिट बाइनरी नंबर में एनकोड किया जाता है। अगर आपको डेसिमल से एक नंबर को BCD में कन्वर्ट करना है तो आपको सिर्फ 4 बिट बाइनरी पैटर्न हर डेसिमल डिजिट के लिए लिखना पड़ेगा। अगर हम बात करें EBCDIC की, तो ये एक एब्रीविएशन है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड का, जिसको आप IBCDIC के नाम से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं। तो IBCDIC एक IBM कोड है जो कि नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है, या कैरेक्टर्स को एज नंबर्स रिप्रेजेंट करता है। हालांकि ये वाइडली IBM कंप्यूटर्स पे यूज होता है। तो अगर हम बात करें ASCII कैरेक्टर कोडिंग की, जो ASCII है ना वो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज का एक्रोनेम है। ये एक कैरेक्टर एनकोडिंग स्टैंडर्ड है जो कि काफी डिकेड पहले कोड किया गया था। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, which of the following part of a processor contains the hardware
necessary to perform all the operations required by a computer. जब आप ALU, इनके कंट्रोल, कैश, इनके बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि data path is a part of a processor which contains the hardware necessary to perform all the operations required by a computer. तो इसका उत्तर है डी, डेटा पाथ। अब देखिए क्या होता है कि ALU के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत जानकारी दें तो ALU एक डिजिटल सर्किट है जो कि अर्थमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन में हेल्प करता है। तो एक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है ये सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। अब मॉडर्न CPUs के अंदर तो क्या है, बहुत पावरफुल ALUs होती है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स उनकी डिजाइन होती है। और जो मॉडर्न कंप्यूटर्स हैं उनके अंदर ALU में कंट्रोल यूनिट भी होती है, सेट ऑफ रजिस्टर्स भी होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द ऑपरेशंस जो ALU परफॉर्म करती है वो है इनपुट रजिस्टर से डेटा लोड करने का। और रजिस्टर क्या होते हैं, स्मॉल अमाउंट ऑफ स्टोरेज होते हैं। अब ये रजिस्टर हैं, इनको बहुत ही फास्ट एक्सेस के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल यूनिट ALU को बताती है कि क्या ऑपरेशन करना है, क्या उसके पास अवेलेबल डेटा है। अभी ALU कैलकुलेशन मैनिपुलेशन के बाद आउटपुट रजिस्टर्स में डेटा डाल देती है। अब CPU के सेक्शंस आप दो में डिवाइड कर लीजिए, डेटा सेक्शन और कंट्रोल सेक्शन। डेटा सेक्शन को आप डेटा पाथ कह लीजिए या बस कह लीजिए। बस तो पैरेलल होती थी पहले इलेक्ट्रॉनिक वायर्स का, जिसमें बहुत सारे हार्डवेयर कनेक्शन होते थे। तो बस एक कम्युनिकेशन सिस्टम है जो कि डेटा ट्रांसफर करती है कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसमें वायर्स होते हैं, ऑप्टिकल फाइबर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इन कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल होते हैं, ये सब होता है। टाइप ऑफ बसेस की बात करें तो डेटा बस होती है, कंट्रोल बस होती है, पावर बस होती है, एड्रेस बस होती है। तो ये सारी चीजें थी बस के बारे में, जिसको हम डेटा पाथ भी कहते हैं। अगर हम बोलें कि डेटा पाथ क्या है, तो डेटा पाथ एक हार्डवेयर है जो सारे परफॉर्म करता है सारे रिक्वायर्ड ऑपरेशन, जैसे कि ALU रजिस्टर और इंटरनल बसेस के लिए। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 11वां प्रश्न। विच ऑफ द फॉलोइंग, माफ कीजिएगा थोड़ा सा इसके अंदर हाइड हो गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द इंटरवल बिटवीन द इंस्टेंट अ कंप्यूटर मेक्स अ रिक्वेस्ट, वो रिक्वेस्ट लिखा हुआ है वहां पे, फॉर द ट्रांसफर ऑफ डेटा, आप प्लीज इसे नोट कर लीजिएगा, makes a request for the transfer of data from a disk system to the primary storage and the instance the operation is completed। वो लास्ट में है completed और उसके ऊपर है request for the transfer। देखिए इसका उत्तर है disk access time, C। जो इंटरवल है उसको बोलते हैं डिस्क अराइवल टाइम। अब क्या होता है डिस्क एक्सेस टाइम, जो इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं उसमें क्या होता है कि डिस्क एक्सेस का मतलब आपको कितना वक्त लग रहा है डिस्क को एक्सेस करने के लिए। इसको आप डिटेल में पढ़िएगा तो आपको ये पूरा समझ में आएगा कि कैसे एक कंप्यूटर फैच करता है डेटा, डेटा ट्रांसफर होता है डिस्क सिस्टम्स के बीच में। उत्तर इसका है डिस्क एक्सेस सिस्टम। 12वें प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेस प्रोवाइड द कम्युनिकेशन बिटवीन अ कंप्यूटर एंड द आउटर वर्ल्ड। इसका उत्तर बिल्कुल साफ है कि इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, क्योंकि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस ही प्रोवाइड करती हैं आउटर वर्ल्ड और इनर कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन। आगे बढ़े हम 13वें प्रश्न की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सेस द सर्वर। देखिए सर्वर को क्लाइंट एक्सेस करता है, हमारा वेब ब्राउजर ही तो क्लाइंट की तरह एक्ट करता है। तो वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जहां पे सारा का सारा वेब का कंटेंट स्टोर रहता है। बेसिकली वेब सर्वर एक होस्ट होता है वेबसाइट्स का। लेकिन अदर वेब सर्वर्स भी होते हैं जैसे गेमिंग सर्वर, स्टोरेज सर्वर, क्योंकि वेबसाइट जो है ना कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस होता है। वेब सर्वर एक सॉफ्टवेयर है जो कि वेब रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट को एंटरटेन करता है। तो वेब सर्वर जो है क्लाइंट की जो भी रिक्वेस्ट आती है उसको या तो रिस्पॉन्ड करता है कि एक फाइल चाहिए अगर क्लाइंट को तो वो फाइल भेजता है, कुछ भी। सो व्हेन अ क्लाइंट सेंड्स रिक्वेस्ट फॉर अ वेब पेज, तो वेब सर्वर सर्च करता है रिक्वेस्टेड वेब पेज। अगर रिक्वेस्टेड वेब पेज उसको फाउंड हो जाता है तो ये सेंड कर देता है क्लाइंट को एक HTTP रिस्पॉन्स के साथ।
अगर रिक्वेस्टेड वेब पेज फाउंड नहीं हुआ तो वेब सर्वर एक HTTP रिस्पॉन्स भेजेगा। अगर क्लाइंट ने कुछ और रिसोर्सेज रिक्वेस्ट किए हैं तो वेब सर्वर एप्लीकेशन सर्वर से कांटेक्ट करेगा और डेटा स्टोर को कंस्ट्रक्ट करेगा एक HTTP रिस्पॉन्स। तो थी ये तो हुई वेब सर्वर की बात। अब वेब क्लाइंट क्या होता है? वेब क्लाइंट एक क्लाइंट साइड कंपोनेंट है, जैसे कि मान लीजिए जावा 2 EE हो गया या कुछ भी हो गया। तो वेब क्लाइंट क्या करता है? एक थिन क्लाइंट होता है, क्योंकि हैवी ड्यूटी ऑपरेशंस तो करता ही नहीं है। तो वेब क्लाइंट क्या करता है? ये रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। तो इसका उत्तर है ए, वेब क्लाइंट। 14वें प्रश्न की हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अ लैंग्वेज मेड अप ऑफ बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन। तो देखिए इसका उत्तर हम बार बार बाइनरी कोडेड इंस्ट्रक्शन की जब भी बात आती है तो मशीन ही उसका आंसर होगा। इसका उत्तर है डी, मशीन। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न, मतलब प्रश्न 15वें प्रश्न की तरफ। तो 15वां प्रश्न है, which of the following is a type of technique in which dumb terminals are connected to a central computer system। जिसका उत्तर है ए, टाइम शेयरिंग, या फिर मैसेज पासिंग, या बैच एनवायरनमेंट, या यूजर एनवायरनमेंट। देखिए उत्तर है इसका ए, टाइम शेयरिंग। अब उत्तर टाइम शेयरिंग कैसे है? देखिए टाइम शेयरिंग क्या होता है, और सबसे पहले डम टर्मिनल क्या होता है? डम टर्मिनल एक बहुत ही सिंपल मॉनिटर होता है जिसमें कि बहुत ही कम प्रोसेसिंग पावर या फीचर्स होते हैं। इसमें कोई प्रोसेस करने की एबिलिटी नहीं होती। इट डज नॉट हैव द एबिलिटी टू प्रोसेस एस्केप सीक्वेंस, चाहे वो क्लियरिंग ए लाइन हो, क्लियरिंग ए स्क्रीन हो, कुछ नहीं। ये एक ग्लास टेलीटाइप की तरह काम करता है। देखिए ज्यादातर डम टर्मिनल्स होते हैं ना, वो फ्री BSD ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए साथ काम करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। अब टाइम शेयरिंग मॉडल की अगर हम बात करें तो ट्रेडिशनली कंप्यूटर्स बहुत लार्ज, एक्सपेंसिव और सेंट्रलाइज रिसोर्सेज होते थे। तो एंड यूजर उनको डम टर्मिनल को यूज करके ही यूज करते थे। तो वहां पे टाइम शेयरिंग का कंसेप्ट आता था कि जो टाइम शेयरिंग मॉडल है उसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एडवांटेज होते थे, क्योंकि वहां पे एक ही बड़ा सारा लार्ज कंप्यूटर होता था। तो यूजर के अकाउंट मेंटेन करना, प्रिविलेजेस को मेंटेन करना, यूजर का अकाउंट ऐड करना, ये बड़ा इजी हो जाता था, या अकाउंट को डिलीट करना, पासवर्ड चेंज करना। तो टाइम शेयरिंग के अंदर कोई भी एनक्रिप्शन ऑफ पासवर्ड्स की नीड नहीं होती थी, क्योंकि यूजर्स जो है मशीन से एक डेडिकेटेड सीरियल लाइन से, हर किसी यूजर की अपनी ओन एक डम टर्मिनल होता था जो कि एक ओन सीरियल लाइन से कनेक्टेड रहता था। क्योंकि कम्युनिकेशन मीडियम शेयर्ड ही नहीं होता था, तो कोई दूसरा यूजर सुन ही नहीं सकता कम्युनिकेशन को, तो इसलिए कोई फिजिकल टैपिंग ही नहीं हो सकती थी, तो इसलिए एनक्रिप्शन ऑफ पासवर्ड्स की जरूरत ही नहीं थी। आगे बढ़ते हैं हम हमारे 16वें प्रश्न की तरफ, जो कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस अलाउज अ यूजर टू लॉग इनटू द अनदर कंप्यूटर समवेयर ऑन द इंटरनेट। देखिए इसका उत्तर है टेलनेट। टेलनेट क्या है? टेलनेट का मतलब होता है टर्मिनल नेटवर्क। ये एक ऐसा प्रोटोकॉल है जो एक कंप्यूटर को एक लोकल कंप्यूटर से कनेक्ट करने में मदद करता है। ये एक TCP/IP प्रोटोकॉल को यूज करता है वर्चुअल टर्मिनल सर्विस के लिए, जो कि ISO ने प्रोवाइड किया है। तो कंप्यूटर जो कि एक कनेक्शन स्टार्ट करते हैं वो है लोकल कंप्यूटर। कंप्यूटर जिससे जो कनेक्ट होता है, जो एक्सेप्ट करता है कनेक्शन, उसको कहते हैं रिमोट कंप्यूटर। तो जब कनेक्शन स्टेब्लिश हो जाता है लोकल और रिमोट में, तो टेलनेट ऑपरेशन के दौरान जो परफॉर्म किया जाता है, तो रिमोट कंप्यूटर एक बड़े लोकल कंप्यूटर की तरह डिस्प्ले किया जाता है। टेलनेट भी क्लाइंट और सर्वर प्रिंसिपल पर ही ऑपरेट करता है। देखिए जो कुछ कमांड से जो टेलनेट पहचानता है वो है शायद WILL, विल, वोंट, डू, डोंट। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रश्न की, Which of the following computers are lower than mainframe computers in terms of speed and storage capacity? ठीक है, इसको उत्तर है सी, मिनी। नाम ही बता रहा है। देखिए माइक्रो कंप्यूटर्स क्या होते हैं पहले जान लेते हैं, कि जो स्मॉलेस्ट अमंग माइक्रो होते हैं, सब में स्मॉलेस्ट होते हैं माइक्रो। माइक्रो यहाँ है नहीं, सो बिकॉज वो फिजिकल साइज में भी स्मॉल होते हैं, इकोनॉमिकल भी होते हैं, कॉस्ट में फ्रेंडली टू यूज भी होते हैं। स्मॉल डेटा प्रोसेसिंग जॉब्स के लिए उनको यूज किया जाता है। मिनी कंप्यूटर्स थोड़ी फास्टर प्रोसेसिंग देते हैं वॉल्यूमिनस इंफॉर्मेशन की। मिनी कंप्यूटर्स थोड़े माइक्रो कंप्यूटर से बड़े होते हैं, लेकिन
मेन फ्रेम से छोटे होते हैं, 5 से 15 लाख के ऊपर आते हैं, कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। मेन फ्रेम्स बड़े कंप्यूटर होते हैं जो लार्ज डेटा प्रोसेसिंग कर सकते हैं। हेड ऑफिस ऑफ अ बैंक हो गया, मल्टीनेशनल कंपनी का हेड ऑफिस हो गया, क्योंकि इनकी स्टोरेज लार्ज होती है, स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग स्पीड बहुत ज्यादा होती है। सुपर कंप्यूटर्स की बात करें तो उनकी तो स्पीड ही 900 MIPS तक जाती है, बहुत महंगे होते हैं, 30-50 मिलियन तक के डॉलर की उनकी शायद कुछ कॉस्टिंग आती होगी। तो साइज, स्पीड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। तो इसका उत्तर है मिनी कंप्यूटर। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। तो वह है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क कंप्यूटर। उत्तर है इसका DSNARC। देखिए सबसे पहले तो जान ले कि न्यूरल नेटवर्क क्या होते हैं। न्यूरल नेटवर्क कुछ मैथमेटिकल मॉडल्स हैं जो कि एल्गोरिदम्स को लर्न करने के लिए यूज किए जाते हैं। किस तरीके से ब्रेन, देखिए ब्रेन पूरा न्यूरो से ही तो बना है, ब्रेन किस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर करता है ये वैसे वर्क करते हैं। क्योंकि न्यूरल नेटवर्क्स को मशीन में यूज किए जाते हैं तो इनको एक साथ हम बोल देते हैं आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। तो देखिए मशीन लैंग्वेज है वो, इस साइंटिफिक डिसिप्लिन है वो सब ये यूज करते हैं। अब स्टोकेस्टिक न्यूरल एनालॉग रीइंफोर्समेंट कैलकुलेटर जो कि SNRC स्नार्क है, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क मशीन है। ये एक लॉस्ट आर्टिफैक्ट की तरह लगती है हिस्ट्री ऑफ AI में, क्योंकि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं है। बस ये पता है कि ये फर्स्ट न्यूरल नेटवर्क बेस्ड है। आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है 19वां प्रश्न। द प्रोसेस ऑफ डिवीजन ऑन मेमोरी स्पेसेस इज कॉल्ड। इसका उत्तर है B, सेगमेंटेशन। अब देखिए पेजिंग क्या होती है। पेजिंग एक मिनिमम मेमोरी मान लीजिए जिसको स्वैप कर सकते हैं, और स्वैप एंड स्वैप आउट होते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल पेज साइज सपोर्ट होता है। और सेगमेंटेशन क्या होता है। सेगमेंटेशन एक एक्चुअली तरीका है कि सिमिलर ऑब्जेक्ट्स को आप एक जगह पे रखिए। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास एक सिमिलर चीजों का स्टैक है, तो आप उसको एक चीज पे रखेंगे, उसको स्टैक सेगमेंट कर देंगे। बाइनरी कोड के को किसी और पे रखेंगे, डेटा को किसी और पे रखेंगे, लिनक्स के किसी और पे रखेंगे, इसको कहते हैं सेगमेंटेशन। तो पेजिंग को आप मेथड कह लीजिए या टेक्निक कह लीजिए, जिसमें कि नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है, फिक्स साइज पार्टीशनिंग थीम होती है। सेगमेंटेशन नॉन कंटिग्यूअस मेमोरी एलोकेशन होता है। तो ये डिफरेंस है पेजिंग और सेगमेंटेशन में। अब आगे हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो है नंबर ऑफ बिट्स इन ALU। देखिए इसमें 16 बिट्स होती है ALU के अंदर, तो इसका उत्तर है 16 बिट्स, ना कि 4, ना कि 8, ना कि 2, बल्कि 16 बिट्स। हमारा 21वां प्रश्न है द बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑफ जीरो इज। देखिए जब आप कन्वर्जन सीखेंगे बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट वगैरह का, तो आपको इसका उत्तर आ जाएगा। अभी के लिए इसका उत्तर है C, 1 1 1 1 1 1 1 1, बेसिकली 8 times 1। तो देखिए बिटवाइज कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर एक यूनरी ऑपरेटर होता है जो कि एक ऑपरेंड पे वर्क करता है। ये एक नंबर लेता है, उसकी सारी बिट्स को इन्वर्ट कर देता है। तो जब बिटवाइज ऑपरेटर बिट्स पे अप्लाई करते हैं तो जो सारे 1 होते हैं वो 0 बन जाते हैं एंड 0 1 बन जाते हैं। अगर आपको मान लीजिए एक इनपुट दिया हुआ है 0 0, तो वो बन जाएगा 1 1, क्योंकि इसमें इन्वर्ट हो जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न 22 की तरफ। व्हाट डज द सिंबल D रिप्रेजेंट इन अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। देखिए ये भी कन्वर्जन के वक्त आपको आ जाएगा, कि जिसका उत्तर है C, 13। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ बिट्स सफिशिएंट टू रिप्रेजेंट अ हेक्साडेसिमल नंबर इन बाइनरी। इसका उत्तर है 4। जब नंबर सिस्टम आप पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मेरे और लेक्चर्स आप नंबर सिस्टम के लिए देख लीजिएगा। तो इसी के साथ हम आज का ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सेशन समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। फॉर श्योर सक्सेस इन दिस एग्जाम, प्लीज फॉलो दिस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लिंक। थैंक यू।